मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। ये डेली क्लास चलती है, आरओ की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। सुबह क्लास आपकी चलती है 11 बजे चलती है। और यहाँ पर देखिए 51 नंबर से प्रश्न आपके स्टार्ट है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। लिखा हुआ है सीटेन संख्या डीजल के गुणवत्ता प्राचला के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑक्टेन संख्या कैरोसिन तेल की गुणवत्ता माप है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मेथेन के मिश्रण से होती है। यहाँ पर आपको बताना चारों विकल्पों में से कौन सा आपका सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपका जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका, तो बिल्कुल सही है। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है ना। ऑक्टेन संख्या जो है कैरोसिन तेल नहीं, यहाँ पर पेट्रोल होना चाहिए था। पेट्रोल अगर होता तो हमारा सही होता, है ना। पेट्रोल तो दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? आपके ऊतक हैं कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और प्रजनन। 52 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए। याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका के जन्म के बाद कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा आंसर आपका सही आंसर होगा। देखिए सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो सबसे ज्यादा होता है, तेजी से होता है, वो लीवर में होता है ना। यहाँ पर जो लिखा गया किसमें नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में आपका नहीं होता है जन्म के बाद। एक बार नष्ट होने के बाद इसे पुनः प्राप्त संभव नहीं होता है, याद रखिएगा। आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक यौगिक को यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 53 नंबर का। हाँ गाइमेक्सिन लिखा हुआ है, ये गाइमेक्सिन लिखा हुआ है। पूछा गया है आपसे एक यौगिक को गाइमेक्सिन कहा जाता है, एक यौगिक को गाइमेक्सिन कहा जाता है, बताइए। ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, किसे कहते हैं गाइमेक्सिन? गाइमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइमेक्सिन का रासायनिक नाम आपका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, याद रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन आपका सत्य असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, लिखा प्राकृतिक गैसों में मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मुख्य रूप से शामिल है ना, ये तो शामिल है, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर लिखा हुआ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे आप एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का मुख्य आधार घटक एथेन और मेथेन है। अब देखिए यहां पर गलत इन्होंने लिख रखा है, एलपीजी जो होता है उसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखिएगा एलपीजी का जो होता है एथेन मेथेन लिख रखे हैं, बताओ। यहाँ पर प्रोपेन होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था? ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन। ये आपका अगर होता तो आपका सही हो जाता। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, जो कि गलत लिखा हुआ है, बाकी सब आपके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है आपको बताना है। लिखा हुआ है डीएपी उर्वरक में जो खाद वगैरह आप देखे होंगे खेतों में डाली जाती है, डीएपी उर्वरक में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है ना। 55 नंबर में आपको बताना है, ये तो बात सही है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती कम होती है और फास्फोरस क्या होता है? ज्यादा होता है डीएपी में। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिख रखा है। आगे लिखा है यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में पाया जाता है, ये भी बात इन्होंने सही लिख रखा है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। अमोनियम सल्फाइड का जो प्रयोग है खाद परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अब देखिए अमोनियम फास्फाइड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पहली बात तो ये खाद परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। देखिए अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग क्या होता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जैसे सल्फास वगैरह होते हैं ना, तो इनको हम करते हैं कीटनाशक के रूप में। यहाँ पर इन्होंने लिखा परिरक्षक के रूप में, नहीं कीटनाशक के रूप में होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, यही वाला सही नहीं है, बाकी सब आपका सही है। और यूरिया जो होती है ना, देखो एक यूरिया होती है, डीएपी होती है, खाद आप देखे होंगे, तो डीएपी में नाइट्रोजन की जो उपस्थिति होती है ज्यादा होती है, लगभग मान के चलिए 47% होती है, लेकिन डीएपी में नाइट्रोजन कम होता है और फास्फोरस आपका ज्यादा होता है।
स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, अभी हमने बताया था। देखो वो आपका एलपीजी था जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन था आपका। 56 नंबर में आपको बताना तो सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में याद रखिएगा मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। हाँ मेथेन होता है। कुछ होता है थोड़ा बहुत, मान लो एथेन होगा और थोड़ा बहुत प्रोपेन भी रहता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा आपका मेथेन देखने को मिलेगा सीएनजी गैस में। तो आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 57 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर पहला लिखा हुआ है, डीजल इंजन के ईंधन में डीजल की वाष्प और वायु प्रयुक्त होता है। डीजल ईंधन इंजन के ईंधन में डीजल की वाष्प और वायु प्रयुक्त होता है, ये बात तो सही है। गैसों वाल ईंधन गैसोलीन पेट्रोल एवं एथेनॉल का मिश्रण है, ये भी बात सही है। लिखा हुआ है इस्पात पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, ये भी सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन देखिए, लिखा है बायोगैस संयंत्र में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, जो कि इन्होंने गलत लिख रखा है। बायोगैस संयंत्र में जो आपका होता है ना, यह आपका किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सा? किण्वन, है ना, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है ना। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ना कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। आंसर आपका यही वाला गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पे बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। दिया गया है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति कारण पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन की वजह से ही वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार रूप में होती हैं, कई बार हमने बताया है, ये बात सही इन्होंने लिख रखा है। अगला ऑप्शन देखेंगे, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। देखिए तेल के पृष्ठ या तेल का तनाव जो होता है पानी की अपेक्षा कम होता है, तभी तो फैलेगा। कम होगा, अधिक होगा तो कहाँ फैल जाएगा। तो यही वाला इन्होंने गलत लिख रखा है, यहाँ कम होना चाहिए था। अगला प्रश्न बताइए, बाकी सब सही है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये भी इन्होंने सही लिख रखा है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल जो होता है जमता ही नहीं है। कास्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कास्मिक किरणों के बारे में आपको बताना है, पहला आपका है विकल्प है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। पहली बात तो जो कास्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है ना। बोला गया कौन सही नहीं है, यही वाला आपका सही नहीं है। जो कास्मिक रेज होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। है ना। तो अब बाकी इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा को आवेशित कणों से बनी होती है। ये किरणें सूर्य से उत्पन्न होती है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर पहले ही गलत है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं है, बाकी सब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, आपको बताना है 60 नंबर में। तो 60 नंबर में पहला पॉइंट देखेंगे, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी गई है क्योंकि एल्कोहल का हिमांक निम्नतर होता है, ये बात सही है। ठंडे जो देश है ना वहां पर पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी गई है, बात सही है, क्योंकि वहां एल्कोहल का हिमांक क्या होता है? निम्नतम होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घट जाता है, कोई भी चीज गर्म करेंगे घनत्व कम होगा, बात सही है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकाल प्रयुक्त होता है। तो देखा जाए तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, और जब 3 सही है तो कंफर्म है कि चौथा वाला ही गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। 60 नंबर का जो डी नंबर है राइट आंसर आपका होगा। देखो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी बढ़ती है ना। इन्होंने लिख रखा है कि चौड़ाई अप्रभावित रहती है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ ये लंबाई को बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए आंसर आपका डी नंबर आपका गलत दिया गया है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसका अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसका अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं। बढ़त बिंदु से करते हैं, भ्रूणीय जोन से करते हैं, जड़ों के बालों से करते हैं, या दीर्घीकरण जोन से करते हैं। 61 नंबर का आपका जवाब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा जड़ों की बालों से करते हैं। जड़ों की बालों की सहायता से भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। पौधे याद रखिएगा, पौधे अपनी जड़ों के बालों की सहायता से, जड़ होते हैं ना, आप देखे होंगे कई सारी जड़ें होती है नीचे, उसी से अवशोषण करते हैं। याद रखिएगा, आसान प्रश्न था आपका ये। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं, ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर होता है जो ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करेगा उससे अधिक उत्पन्न करता है वो। और याद रखिएगा जो नाभिकीय रिएक्टर में आपने देखा होगा ग्रेफाइट का यूज कहाँ किस लिए करते हैं, वहां पर करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है ना भारी जल मंदक के रूप
प्रयुक्त होते हैं, याद रखिएगा ग्रेफाइट। तो आंसर आपका जो लिखा ना, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक क्या है, उत्पन्न करता है। तो एक ब्रीडर रिएक्टर का काम यही है। ऑप्शन डी आपका होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प हैं आपके और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। ईस्ट लिखा है, किड़वन, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपर्णी, जलोद्भिद, आर्किड की बात करेंगे, आदि पादप। 63 नंबर का जवाब यहाँ पर जो आपका ईस्ट है, किड़वन, ये सही है, ये भी सही है। घटपर्णी जो लिखा है ना, घटपर्णी और जलोद्भिद, इनका आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके हैं। घटपर्णी जो होता है ये नेफेथेंसी कुल का एक कीट पक्षी है ना, कीट पक्षी पौधा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका रंग दिया गया है, राइट आंसर आपका होगा। घटपर्णी पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेता है, सक्षम है बनाने में, इसलिए जलोद्भिद यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं होगा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, लीची, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, नट, डूब, एक बीजी बेरी और हेस्पेरिडियम। बताइए हेस्पेरिडियम, बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। देखिए लीची जो आपका है ना, एक है आपका उष्णकटिबंधीय फल एवं सोप बेरी परिवार का सदस्य है। कौन सा है, सोप बेरी। तो 64 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। लीची जो होता है, लीची एक डूब प्रकार का फल है, ये तो सोप बेरी परिवार का सदस्य है। अगर हम फल की बात करेंगे तो कैसा, डूप प्रकार का, डूप है। हो सकता है लीची तो आप लोगों ने खाया भी होगा, है ना, मार्केट में मिलती है लीची, खाए होंगे सभी लोग, मोस्टली खाई होंगे। लेकिन याद रखिएगा ये डूप प्रकार का फल है, ये आप नाम याद रखिएगा, खाते हैं तो याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपका बन जाता है। किस प्रकार का फल है ये, डूप प्रकार का फल है। अगला प्रश्न है हमारा, आपको बताना है ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। ये आपकी की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और इसकी जो स्थापना है आपकी 1827 में की गई थी, है ना, 1827 में की गई थी। अच्छा बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, है ना, ब्रह्म समाज की भी स्थापना आपसे पूछा गया कई बार। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, किसने किया था और कब की थी, ये आपको कमेंट में बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, है ना, ये सॉरी यहाँ पर 1827 है, 1828 में तो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी ना, इसको यहाँ पर 1827 ले लीजिएगा, एक साल पहले हुई थी। ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन, है ना, 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। उसके एक साल पहले राजा राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश इंडिया आपका स्थापना किया था, ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना आपकी की थी। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आपको बताना है। अरविंद घोष के द्वारा निम्नलिखित में से कौन शामिल है। अब देखिए ये पुस्तकें हैं और आपको बताना है कौन कौन सी उन्होंने लिखी है। द लाइफ डिवाइन है, सावित्री है, न्यू लैंपस है, एक्सेज ऑन द गीता। 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कौन कौन सी आपकी है। अब आप कहेंगे ये जितनी बुक लिखी हुई है ये सब की सब तो आपकी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, चाहे वो द लाइफ डिवाइन हो, चाहे सावित्री हो, चाहे न्यू लैंपस हो या एक्सेज ऑन द गीता। जब सभी हैं तो ऑप्शन भी लगाना पड़ेगा, उपयुक्त सभी वाला। गांधी जी की उपाधियां व उनको प्रदत्त करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान करना है। देखिए 4 विकल्प है, इसमें आपको गलत बताना है। जैसे आप कहेंगे अर्धनंगा जो फकीर है ये विंस्टन चर्चिल, है ना। देखिए गांधी जी को उपाधियां दी गई थी, काफी लोगों ने उपाधियां दिया था, इनमें से कौन सी जो उपाधि है वो आपकी गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। अब आप कहेंगे अर्धनंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, आप तो कहेंगे सही है ना। भारतीय सार्जेंट जो कहा था ये अंग्रेजी सरकार ने कहा था। लेकिन जो आपका ये मलंग बाबा लिखा है ना, मलंग बाबा लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दोस्तों ये गलत है आपका। देखिए मलंग बाबा की जो उपाधि है महात्मा गांधी को बलूचियों ने, है ना, बलूचियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था ना तब दिया था, तो इन्होंने गलत लिख रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था, तो यही वाला रंग है, बाकी सब आपके सही थे। अगला प्रश्न है, पुलिस आयोग तथा सिंचाई आयोग का जो गठन है, पुलिस आयोग तथा सिंचाई आयोग का जो गठन है किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखिए लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। देखिए बंगाल जो विभाजन आपका 1905 में हुआ था, आपका बंगाल विभाजन, वो भी आपका लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है ना।
बंगाल विभाजन भी आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 नंबर आपका सही होगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, आपको बताना है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? हाँ, ये आपके थे पंडित नेहरू थे और आपके अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आजाद भी थे आपके और पंडित नेहरू भी थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा। देखिए, साइमन कमीशन की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, सभी को पता होगा। साइमन कमीशन जब आए थे तो काफी विरोध हुआ था और इसी वजह से लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, ये सभी को पता होगा। तो बताइए कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सदस्य इनके थे ना, सारे के सारे अंग्रेज थे, तभी इनका विरोध किया गया था, है ना। एक नारा भी दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक का नारा दिया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा जो है कब दिया गया था, ये आपको बताना है, गो बैक का। लेकिन बात रही सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्य तो आपके कितने थे, ये प्रश्न में पूछा गया और सारे के सारे सदस्य आपके अंग्रेज थे, इसमें कोई भी हिंदुस्तानी सदस्य नहीं था। इसी वजह से इसका विरोध किया गया और इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल बात सही है, 1928 में आया था, बिल्कुल सही। और सदस्य कितने थे? आपके 7 थे, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का देखिए आपको चुनाव करना है, इसमें से कौन सा विकल्प आपका असत्य है? नागपुर झंडा सत्याग्रह, बरसार सत्याग्रह, तारकेश्वर सत्याग्रह और व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब हो सकता है बहुत सारे सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन ये हो सकता है कुछ लोग इसका पहली बार सुन ही रहे होंगे कि ये कौन सत्याग्रह है, तारकेश्वर सत्याग्रह भी हुआ है, ये सब आपके हुए थे। तो 71 नंबर में आपको बताना इनमें से कौन सा आपका असत्य विकल्प है। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, ये आपका हुआ था 1940 में हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था? 1940 में हुआ था, ना कि 1945 में हुआ था। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित हैं। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923, बरसार सत्याग्रह ये भी आपको 1923 में हुआ था और तारकेश्वर सत्याग्रह ये भी आपका 1924 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दोस्तों 1922 में। पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। आपसे पूछा गया है किसके द्वारा बनाई गई थी, 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन कौन शामिल थे, ये आपको कमेंट में बताना है। देखिए, दोनों के दोनों जो बनाए गए थे ना, दोनों के नाम आपके क्या हैं? माँ से शुरू हैं, है ना, माँ से शुरू है। तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी माँ से है। तो याद रखिएगा आपके जो थे ना मदन मोहन मालवीय, ये तो फिक्स है आपका, ये तो आपके बनाए ही थे, है ना, ये तो बनाए ही थे। और साथ में आपके बनाया था मोतीलाल नेहरू, है ना। ये मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों ही आपके क्या थे? ये तो आपके मुस्लिम हो जाएंगे ना, हिंदू हिंदू जो थे उन्होंने ही बनाया था इंडिपेंडेंट पार्टी। तो याद रखिएगा दोनों लोग के नाम माँ से शुरू हैं, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है, इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मदन मोहन मालवीय अगर ऑप्शन दिया तो ये वाला मार दीजिएगा, अगर मोतीलाल नेहरू दिया तो ये भी मार दीजिएगा, कई बार सिंगल ही पूछ लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र कैसे जुड़ा हुआ नहीं था? अब ये काकोरी षड्यंत्र आपको पता है 1925 घटना है ना। काकोरी षड्यंत्र बताइए कौन सा नहीं जुड़ा था? तो 73 नंबर में आप कहेंगे राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े थे, रोशन सिंह भी जुड़े थे, अशफाक उल्ला खां भी जुड़े थे, है ना, ये तो आपके सब जुड़े ही थे। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो भगत सिंह लिखा है ना, ये आपके जुड़े नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको बताना है भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखित प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ना। यहाँ पर आपको बताना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, 74 नंबर में आपको जवाब देना है। हाँ, अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया, बिल्कुल सही बात है, अब इसका नाम बदल दिया गया, बिल्कुल सही बताया गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने नाम सुना होगा पावर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये हमने कई बार बताया भी है। ये बुक जो आपकी थी ये दादा भाई नौरोजी की थी। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वो दादा भाई नौरोजी की है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। लेकिन बुक इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो राइटर थे आपके रमेश चंद्र दत्त थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि ऐसी बुक होती है मोस्टली लगता है कि आप इंडिया उसमें भी था इसमें भी है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 74 का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, रमेश चंद्र दत्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, है ना, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा बहुत तो याद रहता है कि ये वाला है, और मोस्टली वो लोग ऑप्शन भी पहले ही रखते हैं जानबूझ के, और आप समय का एक भी बर्बाद नहीं करेंगे, आपको लगेगा अरे ये 100% सही है और टिक कर देंगे। जब फिर आंसर की आती है तो फिर लगता है ये भी आंसर गलत हो गया, है ना। तो देखिए इसीलिए जीके जीएस का आप मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी में अगर तैयारी करेंगे, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, जीके जीएस का बहुत ज्यादा क्षेत्र है। करंट को हटा दीजिए, बाकी जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, भूगोल वगैरह, कोई भी टॉपिक ले लीजिए साइंस, वो आप पकड़ अच्छी बना लीजिए, है ना। वो अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो करंट में मान लो थोड़े बहुत भी सही हो गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इतिहास अच्छे से पढ़ लीजिए, इतिहास बहुत पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले की संज्ञा दी गई है? 75 नंबर में तो यहाँ पे लाला लाजपत राय होगा, अभी इनका जो नाम लिया था साइमन कमीशन के टाइम पे, और ये प्रश्न भी आ गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है एम एन राय के द्वारा कहाँ की गई थी, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा कहाँ की गई थी। और एग्जाम में याद रखिएगा, वो जो भी प्रश्न डाउटफुल होगा वो ए नंबर पे ही रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं कि आप पहला ही विकल्प को आप पढ़ें और टिक कर दें। जब भी एग्जाम बैठिए प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि अगर लगे भी तो जानबूझ के पहला विकल्प को मत मारिए। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में ऐसा हो, ये भी हम नहीं कहते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो बनाते हैं ना वो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखते हैं। सभी क्वेश्चनों में 100% नहीं, लेकिन मोस्टली रखते हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है 76 नंबर, बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा कहां पर की गई थी? 76 नंबर, तो ये आपकी की गई थी आपकी, हाँ, ताशकंद में की गई थी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कब की गई थी? 1920 में इन्होंने स्थापना किया था ताशकंद में। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय, है ना, इन्होंने हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी सभी को पता ही है, और विलय किए गए प्रदेशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखो ये प्रश्न काफी क्लोज इन्होंने पूछ लिया है कि इन्होंने कौन से पहले विलय किया, क्रम पूछा है, और क्रम तभी पता होगा जब आपको अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने किया था बघाट को, बघाट कहाँ लिखा हुआ है, ये किया था दोस्तों आपका 1850 में, विलय की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका आता है उदयपुर, उदयपुर को 2 साल बाद करते हैं, वो आपका 1852 में होता है। वैसे सभी को पता है 1853 में इन्हीं के टाइम पे रेलवे चली थी, और इनका कार्यकाल भी सभी को पता है, 1850 के आस पास होगा। आगे 53 में तो आपने पढ़ा ही है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है कि कौन से कहाँ पे इनका हो सकता है। तो चलो 1850 में ये था, 1852 में ये था। अब बात करते हैं झांसी में, झांसी का था आपका 1853 था आपका, ये झांसी का है आपका। और नागपुर की बात करेंगे, ये आपका 1854 था। देखो कितना क्लोज प्रश्न पूछा गया है। ये जब डेट आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा 4312। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में आपको व्यवस्थित करना। अब देखो ये शासन काल वाला भी आपका क्लोज काफी प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है कौन किसका शासन पहले आया। तो देखिए सबसे पहले जो शासन आपका आया था यहाँ पर आपका आया था आपका बालाजी विश्वनाथ का आया था, याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ का आया था, ये आपके फर्स्ट नंबर पे थे आपके। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आते हैं बाजीराव, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? बाजीराव आते हैं बालाजी विश्वनाथ के बाद। और तीसरे नंबर पे आपके आते हैं बालाजी बाजीराव, है ना। देखिए पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव हैं, और इसके बाद माधवराज हैं। याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बालाजी विश्वनाथ, पहले बालाजी के साथ विश्वनाथ लगाइएगा, फिर बाजीराव हैं, फिर इसके बाद तीसरा आएगा बालाजी बाजीराव। 3 याद कर लीजिए, 3 बहुत है, ऑप्शन आएगा मिला लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए जब मिलान वाले प्रश्न होते हैं ना, तो जब कभी एग्जाम में आते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेम, तो आप कम से कम 2 तो पता रखिए ही कि बालाजी विश्वनाथ कब आए, बालाजी कब आए।
कम से कम 2 ही अगर पता है सही से तो बाकी तो आप मैचिंग करा ही लेंगे। 2 मिल गए, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 1 ही 2 अगर मिल जाते हैं तो उससे सारे प्रश्न आपके मतलब सारे विकल्प आपके मैच कर जाते हैं। चोलकालीन ग्राम प्रशासन से प्रमुख समितियों व उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है? 79 नंबर में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प को देखिए, उदासीन वारियम लिखा है ना, ये तालाब समिति। उदासीन वारियम जो आपका है ना, ये विदेशियों या सन्यासियों की देख रेख करने वाली संस्था थी। जो विदेशी थे या सन्यासी थे उनकी देख रेख करती थी। उदासीन वारियम, ये तालाब समिति लिख रखे हैं, गलत है। बाकी सब सही है, बाकी सब आपके सही है। चोल ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोटों की सहायता से विकल्प का चयन करना है। लिखा है ये संपूर्ण ग्राम स्वायत्ता की घोषक थी। 80 नंबर में आपको बताना है। तो पहली बात तो चोलकालीन ग्राम सभाओं को संपूर्ण ग्राम स्वायत्ता नहीं थी। पहली बात तो ये सही नहीं है। संपूर्ण लगा दिया ना, संपूर्ण नहीं थी। आंसर तो पहला तो आपका गलत है। बोला गया सही कौन सा है? इसमें स्त्रियों व शूद्रों की भागीदारी नहीं थी। ये बात इन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं सही लिख रखा है ना, ये सही बात है, ये वाला सही है इनका। और समिति के सदस्यों को चुनाव लॉटरी पद्धति के आधार पर होता है। लॉटरी पद्धति अपना देते हैं अब तो। मान लीजिए किसी का चुनाव अगर मान लीजिए करना है तो अब तो वोटिंग वगैरह होती है, पहले लॉटरी पद्धति के आधार पर होता था। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 वाला सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पर करना है। एक तरफ आपके पुस्तक हैं और एक तरफ लेखक हैं, और पुस्तक आपकी है, लेखक मैचिंग कराना है 81 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना समरादित्य कथा है ना, इसके जो लेखक हैं आपके हरिभद्र सूरी हैं। कौन है? हरिभद्र सूरी हैं। कुवल कुवल यमाला, ठीक है ना, कुवल यमाला की अगर हम बात करेंगे, इसके हैं आपके उद्योतन सूरी हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए का चौथा, बी का पहला। आदि पुराण की बात करेंगे ना तो ये आपका जिनसेन है, और यहाँ पर परिशिष्ट पर्व की बात करेंगे हेमचंद्र है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, 4 1 2 3। यहाँ पर आपको बताना तारीख आ फरिश्ता। तारीख आ फरिश्ता निम्नलिखित में से किस शासक को फरिश्ता ने समर्पित किया था? तारीख आ फरिश्ता निम्नलिखित में से किस शासक को फरिश्ता ने समर्पित किया था? तो फरिश्ता ने अपनी जो कृति है तारीख आ फरिश्ता बीजापुर के जो शासक थे आपके इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया था। आंसर जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, ये बीजापुर के शासक थे आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमान उल मुल्क निम्नलिखित में से किस सुल्तान का सेना मंत्री यानी दीवान अर्ज था? ईमान उल मुल्क निम्नलिखित में से किस सुल्तान का सेना मंत्री यानी दीवान अर्ज था? 83 नंबर का जवाब होगा बलबन, है ना। बलबन याद रखिएगा, बलबन का सेना यानी मंत्री था आपका, ये बलबन का था आपका ईमान उल मुल्क। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किसके सुझाव पर नया धर्म चलाने का अपना विचार त्याग दिया? किसके सुझाव पर? ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव आपका दिया था, हाँ, अलाउल मुल्क। याद रखिएगा, अलाउल जो मुल्क थे ना, उन्होंने इनका सलाह दिया कि नया धर्म आप कहे शुरू कर रहे हैं, इसको त्याग दीजिए। तो इन्हीं के कहने पर इन्होंने त्याग दिया था। नया धर्म चलाने का जो विचार आया इनके मन में, उनको त्याग किया था। इनका पूरा रोल था अलाउल मुल्क का। याद रखिएगा, अलाउल मुल्क। सुलेमान तथा रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का वर्णन अपने ग्रंथों में किसने किया था? है ना, प्रेम प्रसंग का बात हो रही है, सुलेमान और रानी साहिबा प्रेम प्रसंग। बताइए प्रेम प्रसंग का वर्णन किस ग्रंथों में किया गया था? ये किया गया था आपका अमीर खुसरो, है ना। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में स्वतंत्र जौनपुर राज्य जानते हैं, इसकी स्थापना कई बार पूछा गया है। 86 नंबर का नसीरुद्दीन महमूद होगा। नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में ख्वाजा जहां ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किया था। आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बताइए कौन परिवर्तित करता है? कौन, है ना, आपको बताना है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है 87 नंबर, ये आपका होगा क्लोरेला। क्लोरेला आपका याद रखिएगा, क्लोरेला जो होता है ये आपका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। हाँ, क्लोरेला शैवाल की एक प्रजाति होती है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन आपका सही होगा क्लोरेला।
डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? 88 नंबर आपको बताना है ना। यहाँ पर आपका जवाब होगा स्तनधारी। क्या होगा? स्तनधारी मैमल। मैमल आपका होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और आपको जवाब देना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूछा गया है आर्द्र भूमि है, एक तरफ राज्य दिया गया है, आर्द्र भूमि और राज्य दिया गया है। 88 नंबर आपको बताना है इसमें कौन सा आपका हाँ सुमेलित है। देखिए भितरकनिका जो है ना, ये भितरकनिका जो आर्द्र भूमि है, ये आपका कौन से राज्य में? ये आपकी उड़ीसा में है। ये तो आपका उड़ीसा में है। और सष्टम कोटा झील, सष्टम कोटा झील आपका केरल राज्य में पड़ता है। ये केरल में है। और कांजली की बात करेंगे, कांजली, कांजली कहाँ पर है? ये आपका पंजाब में है। और दीपोर बिल की बात करेंगे, ये आपका असम में है। ये आपका असम में है। मैचिंग करा लीजिए। ए नंबर आपका सही है, 3412। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, जनघनत्व की बात हो रही है, दिल्ली आपका होगा। अगर यहीं पे अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए न्यूनतम, हमने आपसे कहा न्यूनतम जनघनत्व वाला, है ना, न्यूनतम जनघनत्व वाला, देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य आपको बताना है, वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश बताना है। कौन सा बताना है? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम होगा ना, वो आपका होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आपका क्या है? न्यूनतम आपका जनघनत्व वाला आपका है। याद रखिएगा अंडमान निकोबार आपका न्यूनतम वाला है। अगर हम आपसे कहें कि 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम अगर हम बात करेंगे जनसंख्या के मामले में, तो आपका कौन सा है? सिक्किम होगा। अगर हम आपसे कहें कि जनघनत्व के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम की बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे कम कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2011 में देखिए न्यूनतम जनसंख्या पूछा, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर होता है। अगर जनसंख्या पूछेगा सिक्किम, अगर जनसंख्या घनत्व लगा देगा तो आपको बताना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम, और अगर जनसंख्या के बारे में पूछेगा तो सिक्किम। अधिकतम जनघनत्व वाला पूछेगा राज्य तो आपका बिहार। अधिकतम अगर जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। न्यूनतम अगर केंद्र शासित प्रदेश वाला पूछेगा तो अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 92 नंबर आपको बताना है। 92 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 92 का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है आपका पहले नंबर पे, फिर बिहार आपका आता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान आपका जो है ना, ये जापानी एनसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ठीक है ना, ये आपका होगा। अगला प्रश्न आपका है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। देखिए अप्रैल पार्क आपको बताना है, तो आप कहेंगे 94 नंबर में अप्रैल जो पार्क है ये तो कानपुर में आपका है ना, इससे आपका कानपुर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन ए होगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन की बात करेंगे, आपका क्या होगा? सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे ना, तो ये आपका उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? खुर्जा, कई बार बता चुके हैं। 95 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलो यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रश्न आपका बड़ा है ना। अब आपको बताना है, लिखा है 84 गुंबद जामा मस्जिद और बौद्ध स्तूप है और कामदगिरी पर्वत, ये आपके उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत है। आपको स्थान बताना, 84 गुंबद कहाँ पर है? 84 गुंबद आपका जालौन जिला में पड़ता है। जालौन, जालौन आपका यूपी में ही है 84 गुंबद। और अगर हम बात करते हैं जामा मस्जिद की बात करते हैं ना, ये आपका मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप की बात करेंगे कुशीनगर, कुशीनगर में बताइए। कुशीनगर आपने सुना होगा, ये आपको याद आ गया होगा। गौतम बुद्ध का यहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो आपका हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। मृत्यु इनकी हुई थी, है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। अब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, वो भी बिहारी में पड़ता है। 24वें गुरु आपके थे जैन धर्म के महावीर स्वामी।
है ना। ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म भी आपने पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? निरंजना नदी किनारे हुआ था, है ना। ये सब आपके प्रश्न बनते हैं। चलो यहाँ पर मैचिंग करा लीजिए। यहाँ पर आपका सी नंबर होगा 4321। अगला प्रश्न बताइए। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है ना। यहाँ पर आपको बताना है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है 97 का आपको बताना है। तो 97 का जवाब आपका होगा यहाँ पर बी नंबर, अनुक्रमण। ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न आपको और हम दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। प्रश्न है आपका कि जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ना, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगीत जब आपकी हुई थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो आपको उपाध्यक्ष का नाम बताना है, उपाध्यक्ष कौन थे आपके। चलो ये कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ये किसकी होती है? तो आप कहेंगे हाँ किसकी होती है, तो ये आपकी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। H2SO4 इसका फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सबसे ज्यादा मात्रा अम्ल वर्षा में किसकी होती है? H2SO4 की होती है। किसकी होती है? H2SO4 की होती है ना। हाँ बिल्कुल सही है, अश्वघोष थे, बिल्कुल सही है। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे आपके। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो चौथी बौद्ध संगीत वाला प्रश्न पूछा जाता है कई बार, किसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आपके थे अश्वघोष, और वसुमित्र आपके क्या थे? अध्यक्ष थे। सही तो भाई। हाँ कनिष्क के टाइम में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ पहली सदी में हुआ था, क्या बात है, ये भी देखो बता दिया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब इससे अगर कोई भी प्रश्न पूछेंगे ना चतुर्थ बौद्ध संगीत से, तो आपसे गलत नहीं होगा। बहुत डीपली पढ़ डाली लग रहा है ना। सब डेट वगैरह याद कर डाली है कि कौन सा कब हुआ था। अच्छी बात है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 99 नंबर में। और 99 नंबर में आपसे पूछा गया, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। रेड पांडा जो है, हाँ ये तो बात इन्होंने लिखा है, कथनों पर आपको विचार करना है ना। तो कौन कौन से सही है, कौन कौन सही? ये आपका प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में, ये नहीं होगा, क्योंकि केवल लिखा हुआ है पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता, ये गलत है। केवल पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी में भी है, नेपाल सिक्किम कई जगह पाया जाता है, ये गलत है। पहला तो सरासर गलत लिख रखा है। भारत में इस इसलो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये सही है। केवल दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला दोस्तों आपका सही है, 99 का भी। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित, यहाँ पर बताइए, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की है ना। सब्सिडी जो है अब सीधे बैंक खाते में डाल दी जाएगी। 100 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका जवाब हो जाएगा, आपका सी नंबर होगा, ये मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश में आपकी ये शुरुआत की गई थी, आपकी वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आंसर आपको लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका जो है प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और देखिए ये जीके जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम के लिए, आप देख रहे होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पर बड़े बड़े भी रहते हैं, आसान भी रहते हैं। यानी हम सभी प्रकार के प्रश्न लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, है ना। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, जब पेपर हार्ड आ जाता है या अजीब अजीब प्रश्न आते हैं, तो फिर लगता है आपको कि ये प्रश्न कैसे आ गए, कहीं तो पढ़े ही नहीं थे। इसलिए हम हर चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं कि चाहे वो प्रश्न कितना भी टफ हो, है सब एग्जाम का आया हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मन से क्वेश्चन ले आए करा दिया। ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके आ भी सकते हैं आने वाले एग्जामों में। आप देख ही रहे हैं लेवल दिन का दिन चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ के जाइए कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी आए, कठिन आए, आप आराम से वहाँ पर कर सकें। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद।